चलिए ब्रेक के बाद आपको राजस्थान में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट पर चर्चा के दौरान राजस्थान के 19 नए जिलों की घोषणा की गई थी, जिसके तहत नागौर जिले में डीडवाना और कुचामन को संयुक्त रूप से नया जिला घोषित किया गया है। वहीं अब इस जिले के जिला मुख्यालय की कवायद भी तेज हो गई है, मगर जिला मुख्यालय को लेकर डीडवाना और कुचामन के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो रखी है। डीडवाना और कुचामन दोनों ही शहर जिला मुख्यालय पर दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन इस दावेदारी में किसका पक्ष मजबूत है और कौन वास्तविक इसका हकदार है, इस मुद्दे पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में नए घोषित किए गए जिलों की अधिसूचना कुछ ही दिनों में जारी होने वाली है। अधिकांश स्थानों पर जिले की कवायद लगभग तय हो चुकी है, मगर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें जिस जिले पर टिकी हैं, वो जिला है डीडवाना कुचामन, जिसे नागौर जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया है। सरकार ने इन दो शहरों के नाम से संयुक्त जिला तो घोषित कर दिया, मगर इस जिले का जिला मुख्यालय कहां होगा, इसे लेकर लंबे समय से संशय और विवाद की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि लोग इस बात को जानने में जुटे हैं कि नवगठित जिले का मुख्यालय कहां होगा। इस बात को लेकर लंबे समय से असमंजस और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 35 साल से डीडवाना को जिला बनाने की वाजिब मांग थी, और इससे पहले राजस्थान में पूरे में ऐसा लगता था कि अगर 4 या 5 जिले भी बनेंगे तो डीडवाना निश्चित रूप से जिला बनेगा। इसके पीछे डीडवाना की भौगोलिक स्थिति और डीडवाना में सारे सरकारी कार्यालय, सरकारी ज़मीनें और सबकी सारी तरह से जो योग्यता एक जिले को बनने को लेकर प्रोबेबिलिटी संभावनाएं होनी चाहिए थी, वो सब डीडवाना में मौजूद थी। दरअसल सरकार ने राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन कर इस जिले की घोषणा तो कर दी, मगर अब तक सरकार खुद ही ये तय नहीं कर पाई कि इस जिले का जिला मुख्यालय कहां बनाया जाए, जबकि दोनों ही शहरों के लोग और विधायक अपने अपने शहरों को जिला मुख्यालय बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। डीडवाना में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर 5 जून से लगातार आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत डीडवाना शहर सहित 14 गांव और कस्बे बंद किए जा चुके हैं। इसके अलावा रैलियां निकालकर ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। ये राजनीतिक रूप से जो इन्होंने घोषणाएं की थी, वो हमारे डीडवाना के लिए भी बहुत थोथी घोषित हो रही है। डीडवाना कुचामन ये जो नाम जोड़ा है, डीडवाना एक पूर्ण रूप से जिला बनने के लायक शहर था। डीडवाना में पहले सारी सुविधाएं हैं, पर फिर भी इन्होंने राजनीतिक रूप से एक किसी विधायक के प्रेशर में अगर कुचामन का नाम जोड़ा है तो ये सरासर गलत है। डीडवाना की जनता आज पिछले 2 महीनों से, जब से ये घोषणा हुई है, तब से लोगों ने विरोध किया है कि आप कुचामन का नाम हटाइए, फिर भी यहाँ की सरकार सोई हुई है, यहाँ के विधायक महोदय सोए हुए हैं। जबकि हमारी मांग यही है कि केवल और केवल यदि कोई नया जिला राजस्थान में यदि 19 जिलों में भी पहले नंबर पर बनना था तो एकमात्र डीडवाना था, और डीडवाना ही बनेगा। और आने वाले दिनों में हम राजस्थान की सरकार को बता देंगे कि हम हमारा हक छीनने नहीं देंगे। जिला और जिला मुख्यालय की मांग को लेकर डीडवाना और कुचामन के अपने अपने तर्क और दलीलें हैं। डीडवाना के लोगों का तर्क है कि डीडवाना की मांग 40 सालों पुरानी है और डीडवाना का प्रशासनिक ढांचा बेहद मजबूत है। डीडवाना जिले के सभी मापदंड, नियम और अर्हताएं पूरी करता है। डीडवाना में जिले के पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। यहाँ तक कि 1996 में भी डीडवाना को जिला बनाने की लगभग पूरी तैयारियां थी। सबसे कम बजट में यदि जिला बनना है तो वो डीडवाना है, और यहाँ पूरा मानक पूरा करता है डीडवाना। इसीलिए ओएसडी साहब को हमने सारे तथ्य बताए हैं, और हमने क्रम वाइज आंदोलन की शुरुआत की है। कल हमने ज्ञापन दिया था, आज हमारा प्रतिनिधिमंडल सब लोगों का मिला है बिना किसी राजनीति के। जबकि कुचामन के लोगों का तर्क है कि कुचामन नागौर जिले का सबसे विकसित शहर है और उसकी भौगोलिक स्थिति भी अनुकूल है। कुचामन नागौर जिले की शिक्षा नगरी है, जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। हालांकि कुचामन 10 साल पहले तक मात्र उप तहसील था, मगर वर्तमान विधायक महेंद्र चौधरी ने अपने शासनकाल में कुचामन में उपखंड कार्यालय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसे बड़े दफ्तर खुलवाए। इसके बावजूद तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो डीडवाना का पलड़ा भारी है। मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो डीडवाना में आते हैं तो कहते हैं डीडवाना मुख्यालय होगा, मोलासर जाते हैं तो कह रहे हैं मोलासर मुख्यालय होगा, जबकि बजट घोषणा के अंदर डीडवाना कुचामन मुख्यालय नाम आ रहा है। गजट नोटिफिकेशन अभी थोड़े ही दिनों के अंदर होना है। इसको लेकर आज संघर्ष समिति की हमारी दोबारा बैठक हुई है। जिलों की घोषणा को लंबा अरसा बीत चुका है
और 30 जून से पहले नए जिलों के लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी होना है। राज्य सरकार ने डीडवाना कुचामन जिले के जिला कलेक्टर सहित 600 से ज्यादा पदों की स्वीकृति जारी कर दी है। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी करने वाली है, जिसमें उसे जिला मुख्यालय का स्थान भी तय करना होगा। ऐसे में देखना होगा कि सरकार डीडवाना और कुचामन में से किसे जिला मुख्यालय चुनती है या फिर कोई बीच का रास्ता निकालती है। दामोदर इनानिया, जी मीडिया, नागौर। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कल चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में शिरकत कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। सीएम अशोक गहलोत ने निम्बाहेड़ा में सभा को भी संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश संविधान के अनुसार ही चलेगा और बीजेपी संविधान को कमजोर करने में लगी है। सीएम ने कहा कि केंद्र में चल रही राजनीति चिंता का विषय है। सीएम अशोक गहलोत निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वधर्म विवाह सम्मेलन में शिरकत की। सीएम का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया गया। सीएम ने निशुल्क विवाह समारोह के लिए मंत्री उदयलाल आंजना की तारीफ की। सीएम ने कहा कि देश में हजारों जातियां, सैकड़ों बोलियां हैं। हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग हैं और ये सर्वधर्म समभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे आयोजन से अल्प आय वाले आवश्यक लोगों को सम्मान मिलता है। हजारों जातियाँ हैं देश के अंदर, सैकड़ों बोलियाँ हैं और भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, समझ में आती है। लिखा हुआ क्या है? अलग अलग धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन। आप सोच सकते हो कि इतने बड़े मुल्क का मान और सम्मान पूरी दुनिया करती है। अनेकता के अंदर एकता है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। सीएम गहलोत ने कहा कि इतने बड़े मुल्क का पूरा दुनिया सम्मान करती है। अनेकता में एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोर कर रहे हैं। केंद्र में चल रही राजनीति चिंता का विषय है। इंदिरा गांधी के बारे में बोलते हुए सीएम ने कहा कि वो महिला शक्ति का प्राण थी, उनकी हत्या हो गई, लेकिन देश नहीं टूटने दिया। अगर लोकतंत्र कमजोर होगा, संविधान अगर कमजोर होगा, संविधान के आधार पर अगर शासन नहीं चलेगा, कानून का राज नहीं रहेगा, तो समझ लीजिए कि क्या स्थिति बन सकती है। आज जिस प्रकार से राजनीति चल रही है केंद्र में, थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। सीएम ने कहा कि पहले मैं भी इंग्लिश के खिलाफ था, अब पता चला वैश्विक भाषा इंग्लिश है, सबके लिए जरूरी है। गरीबों के बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल बनवाए, अब आप लोग उसमें बच्चों को पढ़ाएं। इंग्लिश स्कूल चालू हुई है, मुझे खुशी है कि गांव वालों ने भी बच्चों को इंग्लिश स्कूल भेजना शुरू कर दिया। इंग्लिश बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। पहले मैं भी खिलाफ था बचपन में इंग्लिश के, क्या काम आएगी। आज मुझे मालूम पड़ा कि दुनिया की लैंग्वेज इंग्लिश है। सीएम ने कहा कि मैं पीएम मोदी से कहता हूं कि एक कानून और बनाओ, लाइव टू सोशल सिक्योरिटी। इससे गरीब को काफी मदद मिलती है, कई देशों में है, यहाँ भी बनाओ ताकि हमारे देशवासियों को इसका फायदा मिल सके। सोशल सिक्योरिटी, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता हूँ, आप कानून पास करो। हर परिवार जो गरीब है, जिसको जरूरत है, उसको घर चलाने के लिए इमदाद करो, मदद करो। पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देशवासियों का। ये कानून दुनिया के मुल्कों में होता है, वहाँ कोई आदमी तकलीफ में नहीं रहता है। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केदारनाथ बद्रीनाथ हादसे में जो लोग मारे गए थे, उनके आश्रितों को मैंने नौकरी दिलवाई। क्या हम धार्मिक नहीं थे? 20-25 लोगों की नौकरी लगी, लेकिन सरकार बदली, स्कीम बदल दी और उनकी नौकरियां छूट गई। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो स्कीमों को मजबूत करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, छोटी मोटी कमियों को दूर करेंगे। 20 लोगों की नौकरी लग चुकी थी। मुझे दुख क्या कहते हुए, सरकार बदल गई तो स्कीम बंद कर दी और जिनकी नौकरी लगी हुई थी 15-20 लोगों की, उनको निकाल दिया। ये धार्मिक है। सीएम अशोक गहलोत तूफानी दौरे पर हैं। बिना किसी की परवाह किए जनता के कल्याण के लिए सीएम हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं और उनकी इस कोशिश को जनता भी अपना भरपूर आशीर्वाद दे रही है। ओम प्रकाश, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।
चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी के नए बॉस यानी मुख्य सचिव पद की दौड़ तेज हो गई है। 30 जून को मुख्य सचिव उषा शर्मा रिटायर हो रही हैं। उनकी जगह कौन लेगा, इसकी तलाश राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। ब्यूरोक्रेसी की टॉप सीट की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। चर्चा है कि सीएम गहलोत एक बार फिर महिला सशक्तिकरण की भावना के साथ ब्यूरोक्रेसी की सबसे ऊंची कुर्सी महिला आईएएस अफसर को सौंप सकते हैं। राज्य सरकार वरिष्ठता लांघने की बजाय वरिष्ठता को ही ज्यादा महत्व दे सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गहलोत सरकार के 4.5 साल यानी दिसंबर 2018 से लेकर अभी तक डीबी गुप्ता, राजीव स्वरूप, निरंजन आर्य और उषा शर्मा मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अब उषा शर्मा के रिटायरमेंट के बाद किसे कुर्सी पर बैठाया जाएगा, ये गहलोत सरकार के 5वें मुख्य सचिव कौन होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। राजस्थान में नौकरशाही की सबसे बड़ी कुर्सी की दौड़ शुरू हो चुकी है। राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा इसी माह 30 जून को रिटायर हो रही हैं। लिहाजा राजस्थान का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसके लिए रेस शुरू हो चुकी है। मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर गहलोत सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। फिलहाल इसको लेकर नौकरशाही में तरह तरह की चर्चाएं हैं। अगर उषा शर्मा को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो मुख्य सचिव बनने की रेस में भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसर लॉबिंग में जुटे हैं। सीएस की रेस में सबसे पहले नंबर पर वीनू गुप्ता का नंबर आ सकता है और दूसरी चॉइस एससीएस सुबोध अग्रवाल हो सकते हैं। हालांकि सरकार किसी भी सीनियर आईएएस को यह जिम्मा सौंप सकती है। ऐसे में शुभ्रा सिंह, राजेश्वर सिंह, अभय कुमार या अखिल अरोड़ा भी हो सकते हैं। संयोग कुछ ऐसा बन रहा है कि उषा शर्मा के बाद सबसे सीनियर अधिकारी महिला आईएएस वीनू गुप्ता हैं। सीएम अशोक गहलोत की सरकार में पिछले 4 सालों से जिस तरह के पदों पर वीनू गुप्ता पदस्थ रही हैं, उससे वे मुख्य सचिव की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। अगर उनके नाम की घोषणा होती है तो लगातार दूसरी महिला मुख्य सचिव होंगी और राजस्थान पहला राज्य होगा जहां तीसरी महिला मुख्य सचिव होंगी। इतना ही नहीं, राजस्थान में यह पहला मौका होगा जबकि पति और पत्नी दोनों मुख्य सचिव बने हों। दूसरे नंबर पर आईएएस सुबोध अग्रवाल, जो वर्तमान में जलदाय और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और दिसंबर 2025 में रिटायर होंगे। इससे पहले वे बिजली और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे हैं। उन्हें मुख्य सचिव की रेस में करीब 1.5 साल पहले तब भी माना जा रहा था जब उषा शर्मा को मुख्य सचिव बनाया गया था। उनके पास हमेशा महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं। ऐसे में वो सीएम के नजदीक बने रहते हैं। उन्हें सबसे बड़ी कुर्सी की रेस में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। तीसरे नंबर पर शुभ्रा सिंह साल 1988 बैच की आईएएस हैं और प्रदेश कैडर में उनकी सीनियरिटी चौथे नंबर पर है। वे पिछले 12 सालों से दिल्ली में ही रही हैं। हाल में वो राजस्थान के रेजिडेंट कमिश्नर थी। अब वो दिल्ली से जयपुर लौटी हैं। उनका लौटना ही सबको चौंका रहा है कि अगर उन्हें सीएस नहीं बनाया जा रहा है तो फिर उन्हें दिल्ली से वापस जयपुर क्यों लाया गया। सचिवालय के गलियारों में ये चर्चा है कि शुभ्रा सिंह, जिनका सीएस के लिए पिछले 10 सालों में कभी एक बार भी नाम तक नहीं चला, वे ठीक 2 महीने पहले जयपुर क्यों लौटी हैं। वहीं 1991 बैच के आईएएस अभय कुमार फिलहाल पंचायत राज विभाग और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। इससे पहले वे सीएम गहलोत के विभाग गृह के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। उनका वहां से तबादला हुआ और पंचायती राज विभाग मिला। मेरिट के हिसाब से मुख्य सचिव बनने में उनकी सीनियरिटी का ग्राफ थोड़ा नीचे जरूर है, क्योंकि उषा शर्मा के रिटायर होने के बाद भी 9 अफसर उनसे सीनियर हैं। 1993 बैच के आईएएस अफसर और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अखिल अरोड़ा। उनका नंबर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में 12वें नंबर की सीनियरिटी पर है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सीएम गहलोत की निजी पसंद की लिस्ट में उनका नंबर पहला है। वो पिछले 4 साल से वित्त विभाग संभाल रहे हैं और ये पहला अवसर है जब राजस्थान की वित्तीय आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध है। सीएम अपनी जिन फ्लैगशिप योजनाओं को पूरा कर चुके हैं और जिन्हें पूरा करना चाह रहे हैं, उनकी कामयाबी में अरोड़ा के वित्तीय प्रबंधन की खास भूमिका रही है।
ऐसे में सीएम उन्हें 11 अफसरों के ऊपर से लाकर सीधे सीएस की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। करीब 3 साल पहले सीएम गहलोत ने अपने पसंदीदा अफसर निरंजन आर्य के मामले में ऐसा ही किया था। गहलोत ने आर्य को उनसे सीनियर 10 अफसरों की मौजूदगी के बावजूद सीएस बना दिया था। गहलोत अरोड़ा के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं सीएस की रेस में कौन। वीनू गुप्ता 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर और सबसे सीनियर प्लस फैक्टर। वीनू गुप्ता वर्तमान में उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस हैं। उद्योग निवेश एक ऐसा विभाग जहां कोई भी सीएम अपने विश्वस्त अफसर को ही कमान सौंपता है। वीनू गुप्ता के साथ कोई राजनीतिक प्रशासनिक विवाद भी नहीं रहा और वे उषा शर्मा के बाद ब्यूरोक्रेसी में दूसरे नंबर पर हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की पत्नी हैं, दोनों सरकारों में सीएस के पद पर रहे। दूसरा, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल 1988 बैच, सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर। सुबोध अग्रवाल वरिष्ठता में तीसरे नंबर पर हैं। वर्तमान में जलदाय और जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। गहलोत के सबसे भरोसेमंद अफसरों में शामिल हैं। खान एवं पेट्रोलियम में रहते हुए रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन सरकार को दिया, इस लिहाज से उनको मौका मिल सकता है। 3, शुभ्रा सिंह 1989 बैच, सीनियरिटी में चौथे नंबर पर। शुभ्रा सिंह को दिल्ली से राजस्थान लाया गया, तब से सीएस बनाने की चर्चा छिड़ी है। वर्तमान में मुख्य सचिव उषा शर्मा की भरोसेमंद। अपने पति को शुभ्रा एक किडनी दे चुकी हैं, ऐसे में उन्हें सीएस बनाकर दिया जा सकता है अच्छा संदेश। एक महिला सीएस के बाद दूसरी महिला सीएस बने, इसका बेहतर मौका। देखा जाए तो टॉप 10 सीनियर आईएएस अफसरों में 6 दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं। सभी की प्रतिनियुक्ति की समय अवधि खत्म होने में अभी 1 से 3 साल बकाया है। उनमें से किसी भी अफसर की सेवाएं राज्य सरकार ने अब तक वापस नहीं मांगी हैं। उषा शर्मा भी मुख्य सचिव बनने से पहले दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थी, लेकिन उनकी सेवाएं 3 महीने पहले 30 जनवरी 2022 से पहले अक्टूबर 2021 वापस मांग ली गई थी। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति वाले किसी भी आईएएस अफसर की सेवाएं वापस मांगने की लंबी प्रक्रिया है और वे केंद्र व राज्य सरकार दोनों की सहमति की जरूरत पड़ती है। किसी दूसरे अफसर के लिए ये प्रक्रिया अब तक राज्य सरकार ने नहीं की है, जिसे 3 महीने पहले 30 जून 2023 से शुरू करना चाहिए था। ऐसे में दिल्ली में पदस्थ आईएएस अफसरों को अब इस रेस में शामिल नहीं माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में अब केवल 5-6 महीने शेष हैं। वीनू गुप्ता का रिटायरमेंट भी दिसंबर 2023 में होना है। ऐसे में सीएम गहलोत एक बार महिला सशक्तिकरण की भावना के साथ ब्यूरोक्रेसी की सबसे ऊंची कुर्सी महिला आईएएस अफसर को सौंप सकते हैं। बहरहाल इस कुर्सी पर अभी उषा शर्मा काबिज हैं, जो 30 जून को रिटायर होने वाली हैं। इनके बाद इस कुर्सी पर किसी और आईएएस अफसर की नियुक्ति होगी। नियुक्ति पूरी तरह से सीएम अशोक गहलोत की इच्छा पर निर्भर करेगी। ब्यूरोक्रेसी में यही एकमात्र ऐसी कुर्सी है जिसके लिए कोई तय नियम कायदे नहीं है। अब चुनावी साल है, ऐसे में सीएम उन्हें सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठाकर प्रशासनिक मशीनरी की तरफ से पूरी तरह से निश्चित हो सकते हैं। वह ऐसा करना भी चाहेंगे क्योंकि चुनावी साल में उनका ध्यान, समय और ऊर्जा राजनीतिक कार्यों में ज्यादा खर्च होगी। ऐसे में उन्हें प्रशासनिक स्तर पर कोई मजबूत और अनुभवी अफसर की सख्त आवश्यकता है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। चलिए, इसी बीच दिल्ली से एक अहम खबर आ रही है। प्रदेश प्रभारी रंधावा और गोविंद डोटासरा दिल्ली में हैं और आज करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात। संगठन को लेकर खड़गे को फीडबैक देंगे, नियुक्तियों को लेकर हुई कवायद, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक देंगे। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज करेंगे केसी वेणुगोपाल से मुलाकात। दोपहर बाद कर सकते हैं मुलाकात। वेणुगोपाल से मुलाकात होगी। 12 बजे तक जयपुर से दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा कर्नल मानवेंद्र सिंह आज दिल्ली में हैं और 10 जनपद पर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। करीब 11 बजे का वक्त होगा जब कर्नल पहुंचेंगे 10 जनपद। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आज अहम मुलाकातें होने वाली है, अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे डोटासरा और रंधावा। लगातार जो है बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है। संगठन को लेकर खड़गे को
फीडबैक दिया जाएगा। नियुक्तियों को लेकर कवायद चल रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का फीडबैक दिया जाएगा। वहीं बता दें कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास केसी वेणुगोपाल से मिलने जाएंगे। दोपहर बाद ये मुलाकात हो सकती है। वेणुगोपाल से मुलाकात उनकी होनी है और 12 बजे तक जयपुर से दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके अलावा कर्नल मानवेंद्र सिंह दिल्ली में आज हैं और 10 जनपद पर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। जी निजाम, ये बताइए, आज लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर चलता रहेगा? बिल्कुल, देखिए कि आज कह सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस जो है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस की संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, संगठनात्मक जो कवायद हैं, वो अब टारगेट पे हैं और सबसे पहली प्राथमिकता जो है कांग्रेस की वो वही है। और इसी के मद्देनजर देखिए कि लगातार जो है जो कह सकते हैं कि दिल्ली में सरगर्मियां तेज रही। कल पूरे दिन जो बैठकों का दौर रहा, उसके बाद आज भी देखिए कल हरीश चौधरी ने जो अलग से राहुल गांधी से बैठक की, आज मानवेंद्र सिंह की जो है राहुल गांधी के साथ बैठक प्रस्तावित है। उसके बाद जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं वो कुछ ही देर में कह सकते हैं 12 बजे के आसपास जो है दिल्ली आने का कार्यक्रम है। उनका भी वेणुगोपाल से मुलाकात का कार्यक्रम। दूसरी तरफ अभी जो है एक और अपडेट इसमें यह भी है कि जो रंधावा और डोटासरा चूंकि दिल्ली में ही है और इसके साथ ही तीनों सह प्रभारी भी दिल्ली में, तो उनको कुछ कहा गया है कि वो जो कुछ नियुक्तियां शेष रही है उन पे विचार विमर्श करने के बाद वो है आज फिर से जो है वेणुगोपाल को अपनी अपडेट दे देंगे। वेणुगोपाल से अपडेट देने के बाद हो सकता संभावित है, ये भी प्रस्तावित है कि वो खड़गे से मुलाकात करेंगे। तो ये बैठक और भी है। इसके साथ ही कुछ और नेताओं के दिल्ली पहुंचने की जो बातें हैं सामने आ रही हैं, जैसे अमीन खान है, दुरू मियां है, अल्पसंख्यक समाज से चूंकि ये आते हैं मंत्री, इनसे भी जो है अपडेट लेने की ये बातें जो है सामने आ रही हैं कि आज जो है ये बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो आज का पूरा दिन कांग्रेस के नेताओं का जो है प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ साथ जैसे डोटासरा है, इसके साथ ही जो दूसरे नेताओं के हैं मुलाकात की बैठकों का ये दौर जारी रहने की संभावना है। चलिए, शुक्रिया निजाम इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपका दोबारा रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार आज बैठकों का दौर जारी रहेगा, मेल मुलाकात का दौर जारी रहेगा। उधर मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही खरीफ फसलों की बुआई किया जाना शुरू हो गया है। प्रदेश के करीब दर्जन भर जिलों में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो गई है। बाजरा, ज्वार, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों की मदद की जा रही है। खरीफ सीजन में बीज की करीब 28 लाख मिनी किट का वितरण किया जाएगा। एक रिपोर्ट देख लीजिए। कृषि विभाग की ओर से हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसलों की बुआई से पहले बड़ी संख्या में बीज वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक लघु और सीमांत किसान को बीज की मिनी किट वितरित की जाती है। कृषि विभाग की ओर से इस बार भी किसानों को करीब 28 लाख बीज मिनी किट का वितरण किया जा रहा है। खरीफ की सबसे प्रमुख फसल बाजरा मानी जाती है। ऐसे में प्रदेश के करीब 15 लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनी किट दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रति कृषक 1.5 किलो बाजरे का पैकेट दिया जा रहा है। ये बीज 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगा। बीज के साथ ही कृषि विभाग किसानों को फसल उपार्जन संबंधी जरूरी बातें बताने वाली पुस्तकें यानी कृषि साहित्य भी वितरित कर रहा है। बजट घोषणा के मुताबिक राज्य सरकार ने कृषि के समग्र विकास के लिए 12 मिशन शुरू किए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 11 लाख कृषकों को निःशुल्क संकर मक्का बीज मिनी किट वितरित किए जा रहे हैं। इनमें से करीब 9 लाख मिनी किट अकेले अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बांटे जाएंगे। मक्का का प्रत्येक किसान को 5 किलो का पैकेट दिया जाएगा। ये बीज 0.2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगा। बाजरा के 14,84,933 बीज मिनी किट किसानों को बांटे जाएंगे। सोयाबीन के 68,750 मिनी किट, तिल के 2,700 मिनी किट बांटे जाएंगे। मूंगफली के 10,000 मिनी किट, उड़द के 47,675 मिनी किट बांटेंगे। अरहर के 12,500 मिनी किट, ज्वार के 12,500 मिनी किट बटेंगे। ये सभी बीज केंद्र सरकार की ओर से बांटे जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा मक्का वितरण किया जा रहा है। अनुसूचित एसटी क्षेत्र में 8,80,000 मक्का मिनी किट का वितरण,
गैर अनुसूचित क्षेत्र में 2,25,773 मक्का मिनी किट बांटी जा रही। मोठ के बीज की 1 लाख मिनी किट का वितरण हो रहा। बड़ी बात यह है कि प्रदेश के कई जिलों में बिपरजॉय चक्रवात के चलते अच्छी बारिश हो चुकी है। दक्षिण पश्चिमी जिले के ज्यादातर किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई पूरी कर ली है। बाड़मेर, पाली, जालौर, अजमेर, सिरोही, जयपुर आदि जिलों में बुआई लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में इन जिलों में अब कृषि विभाग की ओर से किए जाने वाले बीज वितरण का औचित्य खत्म हो गया है। बड़ी बात यह है कि कृषि विभाग बाजरा के तो महज 40% मिनी किट का ही वितरण कर सका है। बाजरा के 14,84,933 बीज मिनी किट का होना है वितरण। रविवार तक के आंकड़ों में 5,59,000 बीज मिनी किट ही बांटी जा सकी हैं। मूंगफली की 10,000 में से 5,000 किट बांटी गईं। उड़द की 47,675 में से 30,042 बीज मिनी किट बांटी जा सकी। अरहर की 12,500 में से 11,300 बीज मिनी किट का ही वितरण हुआ। सोयाबीन, तिल, उड़द, ज्वार के बीज का वितरण हुआ पूरा। राज्य सरकार के मक्का और मोठ का भी वितरण हुआ पूरा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार से आने वाले बाजरा मिनी किट के वितरण में देरी से किसानों को नुकसान हो रहा है। निःशुल्क बीज मिनी किट नहीं मिलने से किसानों को खुद के पैसों से बीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।